हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज रोज के दिनों में हम सुनते हैं कि भाई कोई कंपनी ने जॉब कट्स लिए हैं या कोई कंपनी ले ऑफ दे रही है या एक्स कंपनी ने इतने सारे जॉब कट्स किए हैं। तो लोगों के दिमाग में यही सवाल है कि भाई ये जो जॉब कट्स है या टर्मिनेशन है उस पर जो पैसा मिल रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यही है कि भाई ये टर्मिनेशन पे या सेवरेंस पे या जॉब कट पे जो पेमेंट मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज सेवरेंस पे, सेकेंड पार्ट उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, और थर्ड पार्ट है क्या इसमें कोई टैक्स सेविंग के लिए एवेन्यूज हैं या हम इसमें कोई टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। पहला तो है व्हाट इज सेवरेंस पे। सेवरेंस पे मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एंड अप करने के लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है। मतलब मेरे एम्प्लॉयर के साथ मेरी रिलेशनशिप एंड हो रही है, इसलिए मुझे कुछ कंपनसेशन मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड सेवरेंस पे। उसको टर्मिनेशन पे भी बोल सकते हैं हम। तो ये हो गया कि भाई व्हाट इज सेवरेंस पे। अब देखते हैं उसके टैक्सेबिलिटी। इसके टैक्सेबिलिटी के रिलेटेड बहुत से लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्योंकि लॉ जो है इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा क्लियर नहीं था। इसीलिए ये सारा जो सेवरेंस पे की टैक्सेबिलिटी थी ये जजमेंट ड्रिवन थी। हाई कोर्ट के कोई जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट से या ट्रिब्यूनल के कोई जजमेंट से इसके ऊपर से उसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड हो रही थी। लाइक अगर वन टाइम पेमेंट है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, रिकरिंग पेमेंट है तो टैक्सेबल होगा, ये एम्प्लॉयर से आया है या फॉर्मर एम्प्लॉयर से आया है तो टैक्सेबल होगा, कोई थर्ड पार्टी ने, कोई इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी ने दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर हमारी पेमेंट के समय में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी डिफरेंट थी। तो इस तरह से इस पर नंबर ऑफ अलग अलग टॉपिक्स पे उस पे जजमेंट्स थे और उसके बेसिस पे उसकी टैक्सेबिलिटी थी। पर ये सारा कंफ्यूजन 2018 के बजट में क्लियर कर दिया। गवर्नमेंट ने एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया अदर सोर्स इनकम में, सेक्शन 56(2)(11) करके। उसके अंडर में उन्होंने वॉटेवर पेमेंट, कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के कारण से किसी एम्प्लॉय को या एक्स एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो पेमेंट जो है वो इस सेक्शन में टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होता है। तो मेजरली ज्यादातर ये पेमेंट जो है सैलरी में टैक्सेबल होता है, और कहीं पर वो अगर सैलरी में टैक्सेबल नहीं होकर छूट रहा है तो वो 56(2)(11) में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मतलब यहां पर तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया और सभी को ये समझना है कि भी जो भी सेवरेंस पे आएगा, जो भी टर्मिनेशन के लिए जो भी पेमेंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट टैक्सेबल है, इधर सैलरी के फॉर्म में है या फिर अदर सोर्स केस में। फिर हमको देखना है कि भाई क्या इसमें भी कोई टैक्स रिलीफ है, क्या हमारे पास में टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ है। तो हाँ दोस्तों, डेफिनेटली उसमें भी हमारे पास में टैक्स प्लानिंग के लिए, टैक्स रिलीफ के लिए कुछ ना कुछ है। तो हमको पहले टैक्स प्लानिंग करने के लिए या टैक्स रिलीफ के लिए पहले ये देखना है कि भाई सेवरेंस पे का कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट इंक्लूडेड है। उसमें ब्रेकअप दिया होगा कि भाई इसमें क्या क्या इंक्लूड है। ऑन दैट बेसिस अगर सेवरेंस पे में क्योंकि अगर मेरी एम्प्लॉयमेंट लंबी है, पुरानी है, काफ़ी दिनों से मैं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ग्रेच्युटी हो सकती है, लीव एनकैशमेंट हो सकती है, जो पुराने लीव एक्यूमुलेट हुई है उनके रिलेटेड। कभी कभी मुझे वीआरएस के फॉर्म में उन्होंने दिया है, डायरेक्टली बाय बाय नहीं बोला है उन्होंने, जाने के लिए नहीं बोला है उन्होंने, कोई बेटर ऑप्शन के लिए मुझे वीआरएस के फॉर्म में दिया है या मुझे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन दिया है। तो इस तरह से मुझे अलग अलग फॉर्म में, कभी कभी पेंशन के फॉर्म में भी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के फॉर्म में भी दिया जाता है, तो अलग अलग कंपोजिशन होने के चांसेस होते हैं। तो हमको पहले उस पर फोकस करना होता है कि भाई मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट में या सेवरेंस पे में क्या क्या इंक्लूडेड है। ऑन दैट बेसिस सेक्शन 10 में ये सारे एग्जम्पशन दिए हैं कि भाई वीआरएस है तो कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन है तो कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा, लीव इनकैशमेंट है तो कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई मेरी कितने दिन की सर्विस है, मेरा रिटायरमेंट को कितना समय बचा हुआ है, मेरी कितनी मतलब कितना अमाउंट मुझे मिल रहा है। तो ये सारा डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे, हम उसके अंदर जा नहीं रहे डिटेल में। फिर इसके साथ में और भी एक बेनिफिट है जो कि सेक्शन 89(1) में है, जिसका नाम ही रिलीफ है, रिबेट के फॉर्म में मिलता है हमको। तो ये हमको रिलीफ मिलता है 89(1) में। उसके लिए कुछ कंडीशन है, रूल 21A में उसके लिए कंडीशन बताई गई है कि भाई उसके अंदर में अगर मैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के पास में 3 साल से हूं
और मेरे रिटायरमेंट को अभी अगर 3 साल बचे हुए हैं तो मैं इस सेक्शन में फॉल हो सकता हूँ 89(1) में। तो मुझे इसके अंडर में रिलीफ मिलता है। ये रिलीफ और कुछ नहीं है, बस उन्होंने जो वन टाइम कंपनसेशन मुझे दिया है उसको अगर मैं अलग अलग साल में लेता था, मतलब मैं पिछले 3 साल में अगर उसको अलग अलग लेता था तो मे भी मेरा टैक्स ब्रैकेट लोअर रह सकता था और उसके कारण से मेरी टैक्सेबिलिटी कम रहती थी। पर क्योंकि मैंने लंबा सर्व किया है उनके पास में सर्विस पीरियड, तो मुझे वन टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट मिला और वो एक ही साल में टैक्सेशन में आ रहा है, उसकी वजह से सरचार्ज बढ़ रहा है या फिर मेरा ब्रैकेट बढ़ रहा है, तो उसके कारण से मुझे वो रिलीफ मिल जाता है कि मैं पीछे के साल में जाकर उसको स्प्रेड करके देख सकता हूं कि मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला है क्या। तो ये भी एक बेनिफिट मुझे मिल सकता है। तो दोस्तों, हमने यहां पर सेवरेंस पे के रिलेटेड क्या होता है सेवरेंस पे वो देखा, उसकी टैक्सेबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में सेवरेंस पे टैक्सेबल होगा ये भी हमने देखा, और उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सेवरेंस पे हमको वहां पर कहां पर रिलीफ या बेनिफिट मिल सकता है वो भी हमने देखा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।